नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ एक बार फिर से बात करूंगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। शेयर आज 3.25% गिरकर बंद हुआ है। देखिए आज कल आरबीआई की तरफ से जो नेगेटिव न्यूज आई थी बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स के लिए, उसका इंपैक्ट आपको जियो फाइनेंस के स्टॉक पे भी देखने को मिला है। मेरे को लगता है ये चीज सही नहीं है कि इसका इंपैक्ट आपको जियो फाइनेंस के स्टॉक पे देखने को मिला है, क्योंकि जियो फाइनेंस ने रिसेंटली ही कुछ अनाउंसमेंट करी थी जहां पे उन्होंने कहा कि हम अभी सिक्योर्ड लोन्स की तरफ ध्यान देंगे और जो ये नॉर्मल व्यक्तियों को पर्सनल लोन भी दे रहे हैं उनको किसी ना किसी बेस पे दे रहे हैं, छोटे पैमाने पे शुरू कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्हें फंड की ना इतनी कोई बड़ी जरूरत नहीं है कि ये बैंक के पास जाएं और हायर इंटरेस्ट रेट पे भी फंड लें और उसके बाद लैंड करें ये आगे, क्योंकि इनके पास फंड ऑलरेडी खुद है। इसलिए मुझे लगता है कि आरबीआई की इस खबर का इंपैक्ट जियो फाइनेंस के स्टॉक पे तो नहीं आएगा। और वैसे भी अभी जियो फाइनेंस शुरुआती स्टेज पे अपने कारोबार की। देखिए जो जियो फाइनेंस है वो रिलायंस की ही एक डीमर्ज एंटिटी है और ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग से कहीं ना कहीं बाजार में शेयर आ गया है। तो ये सिंपल सी चीज आपके लिए जो मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से वो है कि जियो फाइनेंस के स्टॉक में अगर आप निवेशित हो तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। एंड ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पैसा बना के देगा। इसके कुछ बड़े एग्जांपल्स और बड़ी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो इस बात को कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको आपके वाई का आंसर देंगी कि भाई क्यों पैसा बना के देगा, क्या चीजें हैं जो अच्छी लग रही हैं, वो सब समझाने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो जो जियो फाइनेंस का शेयर गिर रहा है इसको आपको दो तरीके से देखना है कि ये स्टॉक वहीं के वहीं पड़ा है, ये स्टॉक चल नहीं रहा और गिर भी नहीं रहा है। 220 से ही 225 हो जाता है और 225 से गिरकर दोबारा 215 हो जाता है। उसी रेंज में फंस गया ये शेयर। गिरावट के पीछे के जो बड़े कारण है वो ये है कि इनकी पेरेंटेज कंपनी जो है रिलायंस, वो खुद ही नहीं चल रही है और रिलायंस का ही ये डीमर्ज हुआ पार्ट है। तो जब मेन कंपनी का वैल्यूएशन ही कम हो रहे हैं तो इसके भी अपने आप कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। रिलायंस की बात की जाए तो वो उसके ना चलने के पीछे के कुछ रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये कि कच्चा तेल भैया कल ही 5% टूटा है शॉर्ट टर्म में देखो तो, और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बीते कुछ महीनों में अंडर परफॉर्मेंस रिलायंस के शेयर में डेफिनेटली आई है और उसके पीछे का रीजन तो कुछ भी नहीं है। बट आप अगर फिर भी देखना चाहें तो लार्ज कैप स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं, शायद यही एक कारण हो सकता है, बाकी कोई बड़ा कारण तो मुझे दिखता नहीं है। तो जियो फाइनेंस के स्टॉक में यही दो रीजन है जिसकी वजह से जियो का शेयर चल नहीं पा रहा है। लेकिन चलने के कारण क्या हो सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जियो फाइनेंस का शेयर सबसे पहले तो एनबीएफसी कारोबार में है। दूसरी बड़ी बात, एनबीएफसी कारोबार में जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड चीज होती है वो होता है पैसा। कंपनी के पास 1 लाख करोड़ से ज्यादा की इक्विटी है जिसको कंपनी जब दिल करे तब गिरवी रख सकती है और पैसा ले सकती है। कम इंटरेस्ट देना होगा और ये एक तरीके का सिक्योर्ड लोन हो गया, अनसिक्योर्ड नहीं हुआ तो इनको लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा पैसा। उसके बाद जो ये पैसा लैंड करेंगे उस पर हायर इंटरेस्ट रेट कमाएंगे। दूसरी बात, मोटा भाई की कंपनी है और इन्हें अच्छे से पता है छोटे कारोबार को बड़ा कैसे बनाया जाता है, पूरे के पूरे मार्केट को कैसे कैप्चर किया जाता है। अभी तक जियो फाइनेंस के स्टॉक की तरफ से कोई बड़ी अनाउंसमेंट तो नहीं आई है, लेकिन मेरे को लगता है जल्दी ही अनाउंसमेंट आएगी। इस क्वार्टरली नंबर्स के साथ आपने 2-3 अनाउंसमेंट तो आते हुए देखी थी। एक तो इन्होंने एसबीआई कार्ड के साथ जियो एसबीआई कार्ड करके कुछ लॉन्च किया है जो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। साथ ही साथ कल कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट आई है जहां पे आरबीआई नोट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ईशा अंबानी एंड अदर एज डायरेक्टर। तो डायरेक्टर के पद के लिए ईशा अंबानी जी और कुछ लोग और हैं जो चुने गए हैं, तो आरबीआई की तरफ से वहां अप्रूवल आ गया है। तो ये एक अपडेट आते हुए दिखी थी। तो अभी तो कहीं ना कहीं बोर्ड के मेंबर वगैरह और कंपनी को पूरी तरीके से प्रोफाइल बनाई जा रही है मेरे को लगता है। बट इसके बिजनेस की बात की जाए तो रिलायंस जब दिल करेगा तब काफी तेजी से इसे ग्रो करा सकता है। अभी आप देखेंगे तो जियो फाइनेंस का शेयर एक छोटे से बेस पे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जैसा कि एक क्वार्टर से पहले अगर आप देखें तो 200-250 करोड़ की सेल थी, अभी इस बार तो फिर भी बहुत अच्छा कर गया है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी अगर मैं सेल की बात करूं तो 600 करोड़ की सेल शो करी है और प्रॉफिट आया है 668 करोड़ का। तो सेल से ज्यादा तो प्रॉफिट सामने आया कंपनी का और इसके पीछे कुछ 218 करोड़ की तो अदर इनकम भी आई है। लास्ट क्वार्टर में तो 332 करोड़ का प्रॉफिट था, 414 करोड़ की सेल थी। तो ये बेस अभी बहुत छोटा है, इसको 2-2.5 हजार करोड़ की सेल करने में और 1,000-1,200 करोड़ का प्रॉफिट बहुत जल्दी कर सकते हैं मोटा भाई। आपको सबको ही पता है कि वो किस हिसाब से स्ट्रेटेजी लेके आते हैं, प्लानिंग लेके आते हैं और कंपनी को ग्रो करना जानते हैं।
रिसेंट के एग्जांपल्स की बात करूं तो जियो सिनेमा हर किसी के फोन में आ गया। अगर और एग्जांपल देखोगे तो भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और ना जाने कितनी कंपनियां आती टेलीकॉम में, अब केवल यही दो रह गई हैं और जियो सबसे बड़ा प्लेयर बन गया है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियरली बताती हैं कि जब भी वो आते हैं तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली अपने आप में मार्केट को हिला देती हैं। तो मोटा भाई के पास पूरी पावर है और उनके पास ना ऑडियंस बहुत है, हर जगह ऑडियंस है। वो अपने प्रोडक्ट पे ही अगर जियो फाइनेंस से कुछ ऑफर दिलवा देंगे ना तो भी जियो फाइनेंस की सेल अपने आप 2-2.5 हजार करोड़ पहुंचा देंगे। तो इतनी आपको ट्रस्ट होना चाहिए। तो मेरे को लगता है इस हिसाब से ये शेयर की वैल्यू जो है 300-350 आपको इजीली अगले 12 से 15 महीने में देखने को मिल सकती है। तो इसे इस लेवल पे तो होल्ड करना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी जियो फाइनेंस के स्टॉक को लेकर। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।